दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछली बार हमने लोहा बाजार का आकलन जून महीने में किया था। उस वक्त लोकल बाज़ारों में गिरावट शुरू हुई थी। हमने कहा था कि कुछ समय बाद बाज़ार का एक बार फिर रिव्यू करेंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि जून महीने से शुरू हुई गिरावट अब 3 महीनों बाद भारी मंदी का रूप अख्तियार कर चुकी है। इस बीच जुलाई महीने में यूनियन बजट भी आया, लेकिन वह भी स्टील इंडस्ट्री को किसी तरह से उत्साहित करने में नाकाम रहा। अक्सर देखा गया है कि अच्छे मौसम और भारत में फेस्टिवल सीज़न के चलते स्टील की डिमांड में सुधार होता है और इस वजह से रेट भी ऊपर का रुख अख्तियार करते हैं। लेकिन इस वर्ष माहौल बिल्कुल बदला बदला सा है, जो कि स्टील सेक्टर की नींद उड़ा रहा है। जहां इस समय तक बाज़ारों में रौनक लौटने लगती है, वहीं इस वर्ष अगस्त भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी बाज़ारों में गिरावट जारी है। और अब यह डर और भी पुख्ता होता जा रहा है कि इस वर्ष दीपावली पर लोहे वालों को गणेश जी का आशीर्वाद भले ही प्राप्त हो जाए, लेकिन लक्ष्मी जी शायद रूठी ही रहेंगी। पिछले लगभग 10 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष का फेस्टिवल सीज़न काफ़ी फीका और सर्दियां बेहद ठंडी रहने की उम्मीद है। इस समय स्टील के जो रेट चल रहे हैं वह पिछले 3 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। लोहा बाजार के मानक माने जाने वाले प्रोडक्ट हॉट रोल्ड कॉयल के रेट 2022 के अपने उच्चतम स्तर की तुलना में 35% तक गिर चुके हैं। दोस्तों, हम ना तो रेटों की दिशा तय कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम केवल और केवल बाजार में चल रहे घटनाक्रम के कारणों पर विमर्श कर सकते हैं और इस एपिसोड में भी हम यही करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयरिंग के माध्यम से लोहे की बात लोहे वालों तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बों की गति उनके इंजन की गति पर निर्भर करती है। यदि इंजन में खराबी आ जाए तो डब्बे भले ही कितने भी शानदार हों, इंजन की खराबी का असर उन पर पड़ता ही है। अब दुनिया की स्टील इंडस्ट्री का इंजन है चाइना और उसमें खराबी आ चुकी है। तो यदि दिक्कत को समझना है तो चाहे अनचाहे बात हमें चाइना की करनी ही पड़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर और सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर चाइना की स्टील डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस लगातार बिगड़ता जा रहा है। हालांकि चाइना ने पिछले 2 वर्षों से अपने स्टील प्रोडक्शन में जीरो ग्रोथ पॉलिसी अपना रखी है, लेकिन अपने यहाँ लगातार कम होती जा रही घरेलू मांग के चलते उसकी जीरो ग्रोथ पॉलिसी भी घातक सिद्ध हो रही है। इस वर्ष चाइना से विश्व भर में 100 मिलियन टन के करीब स्टील निर्यात होने का अनुमान है। यह चाइना के कुल स्टील प्रोडक्शन का 10% वॉल्यूम है। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना ने अपनी हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार किया है। वर्ष 2015 में 110 मिलियन टन और वर्ष 2016 में 107 मिलियन टन। 2015-16 का पीरियड चाइना में भारी रिसेशन का समय था और चाइना के बढ़ते हुए स्टील निर्यात ने उस समय दुनिया भर के बाज़ारों में रिसेशन ला दिया था। लगभग ऐसी ही स्थिति अब देखी जा रही है। 2015-16 के दौरान चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी घरेलू डिमांड बढ़ाने के लिए भारी वित्तीय सहायता दी थी, जिस वजह से सिर्फ 1 वर्ष के अंदर अंदर चाइना की घरेलू मांग 57 मिलियन टन बढ़ गई थी और स्टील निर्यात में भारी कमी देखी गई थी। यानी कि 2 वर्षों के अंदर अंदर बाजार संभल गया था। इस वर्ष भी परिस्थितियां 2015-16 के सामान्य ही हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर चाइना बाओ स्टील ग्रुप कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हु वैंगमिन की माने तो इस बार स्थिति 2008 और 2015 के मुकाबले ज़्यादा खराब है और यह नाजुक दौर लंबा खिंच सकता है। हु ने अपनी कंपनी की अर्धवार्षिक मीटिंग के दौरान अपने स्टाफ से कहा कि कंडीशंस इन चाइनाज स्टील सेक्टर आर लाइक अ हार्श विंटर and that will be longer, colder and more difficult to endure than we expected. बाओ स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर भारत जितना स्टील अकेले खुद बनाती है और इतनी बड़ी स्टील कंपनी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य दुनिया भर की स्टील इंडस्ट्री के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। पिछले वर्ष से ही चाइना की स्टील इंडस्ट्री भारी घाटे में चल रही है। ब्लूमबर्ग ने चाइनीज़ स्टील इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन्स का एक ग्राफ जारी किया है, जो कि वहाँ की स्टील इंडस्ट्री की पूरी कहानी बयां करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्टील कंपनियों का घाटा 2022 के बाद बढ़ता ही जा रहा है। यह ग्राफ तो है चाइनीज़ स्टील इंडस्ट्री का।
लेकिन आपको पता ही है कि आज के समय में सरहदें कोई मायने नहीं रखती। चाइनीज़ स्टील कंपनियों का यह घाटा भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में ट्रैवल करने लगा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नए स्टील प्लांट्स के अप्रूवल पर रोक लगा दी है। लेकिन चाइना में स्टील का प्रोडक्शन भले ही ना बढ़ रहा हो, इसे घटा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि चाइना में ज़्यादातर स्टील बड़ी कैपेसिटी वाली ब्लास्ट फर्नेसेस के द्वारा ही निर्मित होता है और इंडक्शन व आर्क फर्नेसेस के मुकाबले ब्लास्ट फर्नेसेस को बंद करना बेहद मुश्किल और घाटे का सौदा होता है। ऐसे में चाइनीज़ स्टील मिल्स के पास किसी भी रेट पर निर्यात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका, यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्था मंदी के कारण पहले ही गर्त में है। इन देशों में स्टील की डिमांड का ग्रोथ रेट लगभग ना के बराबर है। ऐसे में स्टील बेचने के लिए सबसे अट्रैक्टिव रीजन बचता है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, और उसमें भी भारत। हालांकि भारत में भी स्टील की डिमांड अपेक्षा अनुसार नहीं बढ़ रही है। वर्ष के शुरुआत में भारत की स्टील डिमांड 8% या उससे अधिक रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन फ़िलहाल यह 5 से 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन फिर भी यह दुनिया की एवरेज ग्रोथ रेट से बेहतर है और इसे मॉडरेट ग्रोथ रेट की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे में चाइनीज़ स्टील एक्सपोर्टर्स के लिए भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। हालांकि चाइना से आ रही कई स्टील कैटेगरीज पर भारत ने 7.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन चाइनीज़ स्टील एक्सपोर्टर्स के ऑफर प्राइस इतने कम हैं कि आयात रोके नहीं रुक रहा। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। सरकार ड्यूटी बढ़ाएगी या नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन यदि सरकार ड्यूटी बढ़ा भी देती है तो भी इसका असर लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि चाइना का स्टील सीधे चाइना के रास्ते से कम और वियतनाम, सिंगापुर व जापान के रास्ते से अधिक आता है। इन देशों समेत सभी आसियान देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि भारत इन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकता। ऐसे में भारत के स्टील का आयात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह आयात पिछले वर्ष के मुकाबले 38% बढ़ा और चालू वित्त वर्ष में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। संभावित आंकड़े आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की गुहार पर वियतनाम से आ रहे स्टील इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की स्थिति में खाली इन्वेस्टिगेशन से कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। हो सकता है वियतनाम भी बदले में भारत से आ रहे स्टील पर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, जैसे कि हाल ही में मलेशिया ने भारतीय स्टील पर शुरू किया है। लेकिन बिना किसी कार्रवाई के यह इन्वेस्टिगेशन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होते हैं। अभी हमारी स्टील मिल्स बढ़ते आयात और गिरते दामों से जूझ ही रही थी कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने उन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को एक और बड़ा झटका दिया है जो कि स्टील बनाने के साथ साथ आयरन ओर की माइनिंग भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में माइनर्स से माइनिंग टैक्स वसूलने के राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा है। यही नहीं, राज्य खनन कंपनियों से 1 अप्रैल 2005 की बैक डेट से टैक्स वसूली कर सकते हैं। इस फैसले से टाटा स्टील, JSW, NMDC जैसे प्रमुख माइनर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स पर खासा असर पड़ सकता है। और बात करें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स की, तो मानो वो तो अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ रहे हैं। उनके लिए स्टील के रेट तो गिरे, लेकिन उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस उस अनुपात में नहीं गिरे हैं। हाँ, लोकल बाज़ारों में स्क्रैप के रेट ज़रूर गिरे हैं, लेकिन लोकल स्क्रैप उनकी पूरी मांग की आपूर्ति नहीं कर सकता। उसके लिए उन्हें इम्पोर्टेड स्क्रैप पर निर्भर रहना पड़ता है, और इम्पोर्टेड स्क्रैप के दामों में कुछ ज़्यादा कमी आई नहीं है। जहाँ पिछले 3 महीनों में स्टील के रेटों में लगभग 9% की गिरावट आई है, वहीं इम्पोर्टेड स्क्रैप के रेटों में मात्र 5% की ही गिरावट आई है। ऐसे में यदि लोहे के रेट और गिरते हैं तो देश की कई इंडक्शन फर्नेसेस बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। बहरहाल, वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र वर्तमान व आगामी समय स्टील वालों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में यदि भारत सहित विभिन्न देशों की सरकारें कोई ठोस कदम नहीं उठाती या पॉलिसी चेंजेस नहीं करती, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी बेहतरी की उम्मीद फ़िलहाल नज़र नहीं आती। हम हमेशा की तरह समय समय पर बाज़ार का जायज़ा लेते रहेंगे। धन्यवाद।